हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल बी आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें करने हैं हम लोग। देखो, दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक एस्पिरेंट्स वो होता है कि उसको पता है कि हाँ, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं और उस बुक्स को क्या करता है, उठाता है और हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में नोट्स बनाता है, पूरा का पूरा चीज़ों को अच्छी तरह से लिखता है और मतलब कि पूरी तरह से उसको रटने की कोशिश करता है। और जो दूसरा एस्पिरेंट्स है वो क्या करता है, बहुत स्मार्ट वर्क करता है। वो क्या करता है कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर्स को मतलब कि ब्लाइंडली मगअप नहीं करता है, वो रटता नहीं है। वो क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखने के बाद देखता है कि किस सेक्शन से यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद वो सिलेबस उठाता है और देखता है कि सिलेबस में टू द पॉइंट क्या मेंशन किया गया है यूपीएससी से रिलेटेड, मतलब कि एक टू द पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड क्या है सिलेबस में मेंशन किया गया, क्या टर्म्स क्या कॉन्सेप्ट मेंशन किए गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करता है कि कौन ऐसा सेक्शन है किसी पर्टिकुलर चैप्टर का जिस पे यूपीएससी का ज़्यादा फोकस होता है। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका। ब्लाइंडली किसी भी चैप्टर को अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हो और आपकी जो सिलेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं डिले होती जाती है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद इसको रियलाइज करोगे, खुद इसको समझोगे कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन 1 से 2 सालों तक, तो कभी-कभी तो ये होता है 2-3 साल ऐसे चले जाते हैं और एस्पिरेंट को ये समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि बस ये चैप्टर है, ये स्टैंडर्ड बुक मेंशन किया गया है, बस इसी को पूरी तरह से मतलब कि रट जाओ, उसी को बार-बार पढ़ते रहो। ऐसे नहीं करना होता है। स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि हमारे पास 1-2 सब्जेक्ट तो है नहीं कि बस क्या किए पूरा पूरा रट लिए। हमारे पास 20 प्लस सब्जेक्ट्स हैं, सबको हमें क्या करना है, इक्वली फोकस करना है। और समझो कि 20 प्लस सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में कितने-कितने चैप्टर्स हैं, मतलब कि सबको रटना इज़ नॉट पॉसिबल। और यूपीएससी आपसे ये कह भी नहीं रहा है ना कि आप हर चीज़ को पढ़ो। यूपीएससी आपसे एक कुछ सर्टेन उसका डायरेक्शन है, यूपीएससी का एक डायरेक्शन होता है और उसी डायरेक्शन में हमेशा वो क्वेश्चन पूछता है। और उस डायरेक्शन को बस हमें क्या करना होता है ना, डिकोड करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो पता कहाँ से होता है, बस उठा लो क्या अपना सिलेबस और उठा लो क्या तुम्हारा पीवाईक्यू। तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, तो इस जो लेक्चर का हमारा यहाँ पे जो मोटिव होगा, उसी तरह से हम क्या करेंगे, जिस तरह से यूपीएससी का डायरेक्शन, जिस तरह से यूपीएससी हमसे चाहता है पढ़ना, उसी तरह से हम स्मार्टली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में क्या करना होगा, देखना होगा। तो आओ देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की कैसे हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब अच्छे से एनालाइज करेंगे कि यूपीएससी ने कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा है, क्या क्वेश्चन का थीम था, यूपीएससी का फोकस किस पे रहा है, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उस चैप्टर से यूपीएससी कौन ऐसा सब टॉपिक है जिससे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना जिसपे क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछता है, उसी सेक्शन से बार बार क्वेश्चन पूछता है। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन उसी सब टॉपिक से, उसी सेक्शन से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि देखो ना, यहाँ पे 1813 से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 1833 से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1919 हो गया, 1935 से हो गया, इससे बार बार रिपीटेडली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, थीम को पहचानने की कोशिश करेंगे वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कौन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनआस्क्ड बट हाई पोटेंशियल एरियाज को फोकस करेंगे। मतलब कि सिंपली हम जो भी अभी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मान मान लो कि अगर इस बार यूपीएससी ने एक्स पूछा है, तो हो सकता है कि यूपीएससी नेक्स्ट एग्जाम में या तो वाई पूछ सकता है या तो जेड पूछ सकता है। तो इस तरह कर, क्योंकि एग्जैक्टली यूपीएससी एक्स तो नहीं पूछेगा आपसे, मतलब एक्स से रिलेटेड पूछेगा, लेकिन हो सकता है वो कुछ वाई पूछ ले, आपसे जेड पूछ ले। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को मतलब कि प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसे अनास्क्ड टॉपिक होंगे जिस पे अभी तक यूपीएससी का फोकस नहीं गया है, लेकिन यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। उस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, मतलब कि एक माइक्रो रिवीजन नोट्स डालेंगे। मैंने बोला ना अभी कि हर चीज़ जरूरी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 7073, क्या ये सब रेगुलेटिंग एक्ट 7073 में 5 से 6 प्रोविजन है, क्या सबको रट जाए हम? नहीं रटना है हमें। वही चीज़ हम ध्यान देंगे जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और उस तरह से हम क्या करेंगे, वो चीज़ उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर रेट से हाईलाइट किया हुआ है, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे यूपीएससी पूछ रहा है और यूपीएससी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि जिस सेक्शन से हम लोगों ने क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया है, क्वेश्चन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि हाँ इस सेक्शन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये हमारा क्या होगा, हर चैप्टर को पढ़ने का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा, एक बेस्ट तरीका होगा। तो आओ देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, तो एनालाइज कर सकते हैं।
और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जो वो ये काम करने में को बहुत मेहनत लगेगा। आप चाहोगे पूरे-पूरे क्वेश्चन को एक जगह करोगे, फिर उसको एनालाइज़ करोगे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ वो ऑलरेडी करके दे रहा हूँ। तो बस आपको क्या करना है, इस चीज़ नोट्स को फॉलो करना है। और एक बात और बता दूँ आपको, अब सोर्स की बात मैं करूँ, सोर्स अगर बात करें तो इस चैप्टर के लिए मतलब पॉलिटी स्टार्ट कर हम लोग, तो पॉलिटी के लिए आपके पास वन एंड ओनली सोर्स होगा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। कोई फोर्स नहीं करेंगे, कोई किसी और सोर्स के बारे में नहीं ढूंढेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, ये नोट्स अगर चाहिए आपको तो ये नोट्स ले लेना, ये नोट्स बना लो, नोट्स ले लो, लक्ष्मीकांत ले लो और अपना सिलेबस देख लो बस। इसके अलावा अगर आप कुछ भी मार्केट में ढूंढ रहे हो या एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लेना कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक ही चीज़ पे फोकस करो बस, उससे ज़्यादा उसी चीज़ को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ज़्यादा दिमागी धुत लगाने की जरूरत नहीं है, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि मार्केट में तो इतने इतने मटेरियल्स है ना कि आप ढूंढने जाओ, देखने जाओ तो हर कोचिंग का हर चीज़ से हर टॉपर मतलब इतना ज़्यादा है ना कि कन्फ्यूजन ही है। और हर चीज़ को अगर आप सर्च करने लगे तो फिर कलेक्टर बन जाओगे आईएएस बनने से पहले ही। ठीक है, तो चलो छोड़ो उसको। तो अब देखते हैं टू द पॉइंट, हमारे यूपीएससी पीओएस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो कैसे एनालाइज करना है इसको। तो 2023 में क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि एक्सेप्ट, क्वेश्चन पूछा सिंपली कि यूपीएससी का फोकस, मतलब क्वेश्चन की बात करेंगे बाद में, लेकिन यूपीएससी का फोकस कहाँ था यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू। यूपीएससी का क्वेश्चन था तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे, कि किस तरह से इंडिया में पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ। मतलब कि यही क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा, हमें थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना होगा। देखो, तो कहा था ना चार्टर एक्ट 1833 से क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, किस एक्ट ने बनाया, तो वो था चार्टर एक्ट 1833। अब इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी देखने की कोशिश कर रहा है ट्रेंड, मतलब ट्रेंड देख रहा है कि किस तरह से पावर सेंट्रलाइजेशन हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट होता है और जा करके ये 1833 में पीक पे पहुंच जाता है अपना। तो ये सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने एक थीम को फाइंड आउट किया कि यूपीएससी सेंट्रलाइजेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, जब यूपीएससी ने सेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कंफर्म यूपीएससी क्या कर सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यहाँ पे ना इस तरह करके हम थीम को पहचानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी जब क्या कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है तो कंफर्म यूपीएससी क्या कर सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह इसी पे बेस्ड है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसी बेस पे, कैसे बेस्ड है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा सा वो टेंडेंसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है लेकिन थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइन मोर टुवर्ड द सेंटर। मतलब जिसे तभी तो हमने अपने फेडरेशन को क्वासी फेडरल कहते हैं, क्योंकि उसका जो झुकाव है वो थोड़ा सा सेंटर की तरफ ज़्यादा है। तो अब सेंटर की तरफ ज़्यादा है तो हम अभी देखना क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तभी तो 73 और 74 तो तुम्हारे एक्ट आते हैं और जाकर के पंचायती और म्यूनसिपालिटी को देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन, इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो यूपीएससी ने सेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है तो मे बी कि आपसे नेक्स्ट यूपीएससी क्या कर सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे कि चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, थीम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब क्वेश्चन डायरेक्ट जंप किया किस पे, 1919 एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पे, डायरकी के बारे में पूछ रहा है। और डायरकी कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो प्रोविंशियल लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो पहले सेंट्रल लेवल पे क्वेश्चन पूछता, फिर प्रोविंशियल लेवल यानी कि स्टेट लेवल पे क्वेश्चन पूछ दिया। और क्या पूछा था, तो डायरकी, डायरकी क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके दो पार्ट थे, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, बस हम लोग थीम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसके दो पार्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, बात करेंगे नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ सेंट्रलाइजेशन में क्वेश्चन पूछा, फिर यहाँ से प्रोविंशियल पे क्वेश्चन पूछ दिया। अब फिर देखो यहाँ पे 1813 से क्वेश्चन पूछा, किस बात पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो डोमिनेंस था हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, उस डोमिनेंस को वो क्या करता है, खत्म कर देता है। किस चीज में खत्म करता है, तो मोनोपोली इन द ट्रेड, जो ट्रेड में उसका मोनोपोली था उसको क्या करता है, तो ये स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि स्टार्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन तो पिट्स इंडिया एक्ट से ही शुरू हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट से कंट्रोल स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी तक कमर्शियल फंक्शन में पूरी तरह से उसको छूट दी गई थी। लेकिन अब कमर्शियल फंक्शन में भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है कौन, तो ब्रिटिश क्राउन। यहाँ से बातें क्लियर हो रही है। और दूसरा फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इंग्लिश के बारे में पूछ रहा है। फिर देखो 1833 से ही क्वेश्चन पूछा, 13 से ही क्वेश्चन पूछा, क्या पूछ रहा है कि अबाउट इंग्लिश एजुकेशन, मतलब कि कौन ऐसा एक्ट था जिसने सबसे पहले वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, या फिर यूँ कहें कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना स्टार्ट किया कहाँ पे, तो इंडिया में। देखो इसी चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछ दिया अभी तक। एक क्वेश्चन पूछा कहाँ पे, ट्रेड मोनोपोली को लेकर के, दूसरा क्वेश्चन पूछा एजुकेशन से लेकर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करता है 1919 से, फिर देखो ये रिपीट कर रहा है, बार-बार देख रहे हो ना, 1830 रिपीट किया, फिर 19 रिपीट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेंड, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। मैंने बोला ना कि सेंट्रलाइजेशन क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इस पे गेस कर सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर से क्वेश्चन पूछा, तो इस तरह करके हम चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कि फेडरेशन जो था उसमें किस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से पूछा और इसको लिंक करके पूछा कहाँ से? डीपीएसपी से। उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्वेश्चन पूछा किस पे? तो इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस पे, कि किस तरह से गवर्नेंस हमारे इंडिया में इवॉल्व हुआ। फिर देखो 1833 से ही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पे? इंस्टीट्यूशनल सेंट्रलाइजेशन। मैंने बताया कि यहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। लेजिस्लेटिव कमर्शियल पावर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। देख रहे हो ना कि यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे एक्ट्स हैं जो बार-बार रिपीट करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि वही ऐसे एक्ट्स हैं जो हमारे जो कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। मतलब कि वो सारे जो एक्ट्स हैं उसका झलक दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए यूपीएससी उसी पे ज़्यादा चीज़ें फोकस करे, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है वो सारे के सारे जो एक्ट्स हैं आउटडेटेड है, उस पे हम क्वेश्चन पूछ करके उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। और उसका जब रिलेवेंस नहीं है तो यूपीएससी उस पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो यही तो 4 एक्ट्स हैं जिस पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसका रेलेवेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? इस तरह से चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करनी होगी। हम इस तरह से चीज़ों को क्या करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या रिपीट किया गया था बार-बार। मैंने बोला 1830 को रिपीट किया गया, 1833 को रिपीट किया, 1919 को रिपीट किया और 1935 को बार-बार इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस सब चीज़ों पे हम क्या करेंगे? ज़्यादा और विशेष तरीके से ध्यान देंगे। अब बात आती है कि क्या हर बार यूपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछेगा? नहीं। तो कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जिसे हमें फाइंड आउट करना होगा, उसी से मिलता-जुलता। जिस तरह से यूपीएससी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी तरह से हमें क्या करना होगा? चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा कि और कौन-सा एरिया हो सकता है जिसको यूपीएससी एक्सप्लोर कर सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अब एक यहाँ पे थीम को प्रेडिक्ट किया गया क्या? तो 1892 को। अब 1892 को ही क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा एक्ट था जिसने क्या किया था? बजट डिस्कशन को अलाउ किया था। क्या? तो काउंसिल को सबसे पहली बार बजट डिस्कशन अलाउ किया था कौन? ये गवर्नमेंट, ये इंडियन काउंसिल 1892। तो क्यों? ये क्यों रेलेवेंस है? रेलेवेंस इसलिए है कि इंडियंस वर नाउ अलाउड टू डिस्कस बजट, एंड नाउ नेक्स्ट एक्ट विल कम दैट विल आल्सो अलाउ देम टू इनेक्ट देयर ओन सेपरेट बजट। तो अभी देखो हमारे यहाँ सेपरेट, हमारे यहाँ इंडिया बजट भी होता है, सेंट्रल लेवल बजट होता है और हर स्टेट का अपना अपना बजट होता है। तो कहीं ना कहीं वो इससे मिलता जुलता है। तो इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी क्या कर सकता है? आपसे क्वेश्चन, ये यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, इनडायरेक्ट इलेक्शन को सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। तो हमने क्या किया? एक थीम को यहाँ पे फाइंड आउट किया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इससे यूपीएससी नहीं क्वेश्चन पूछा अभी तक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट एक्ट दैट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट एंड लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन इन द इंडियन। और इंडिया में जो ये आपका एक काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें इंडियंस को इसने क्या किया था? पार्टिसिपेशन, इंडियंस को अलाउ किया था। 3 इंडियंस गए थे, कौन कौन थे आगे बात करेंगे। तो 3 इंडियंस को इसमें क्या किया था? डायरेक्ट नॉमिनेशन मिला था। और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट को क्या किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा एरिया है। दूसरा कि अभी तक हमने देखा कि 1919 और 1935 को अलग-अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हो सकता है कि इनके कंपेयर करके भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी एक हॉट टॉपिक बन जाता है। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे? चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे और पहचान करके हम उस पे काम करेंगे। और तो इसीलिए जो हमारा जो नोट्स यहाँ पे बना हुआ है वो सब उसी बेसिस पे है, जिससे मतलब कि हमने ये जो नोट्स हैं वो वही नोट्स है, टू द पॉइंट नोट्स है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे हमारा इंपॉर्टेंट है। मैंने सबको छाप नहीं दिया इस एक में, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस उसी चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार देखने की कोशिश करेंगे। तो आओ क्या, और ये 1 पेज का नोट्स है, ये मात्र 1 पेज का ही नोट्स है कि आप आराम से 8 से 10 मिनट में इसको पूरी रिवाइज कर सकते हो। आओ देखते हैं शॉर्टकट में इसको। देखो क्या कर रहे हैं, और लास्ट में हम लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहला क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना होगा। पहला क्या? तो गवर्नर जनरल को बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और दूसरा उसने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। और नेक्स्ट एक्ट जो आया था उसके बाद क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट ने क्या किया?
कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया, मतलब कि डुअल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी जो 24 होते थे वो तो चल ही रहा है इंडिया में, उनके ऊपर क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश कर दिया। अब इनका क्या काम क्या था कि जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, मिलिट्री, सिविल, मिलिट्री हो गया, सिविल हो गया और रेवेन्यू से रिलेटेड जितने मैटर ये देखेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो 24 कोड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फंक्शन को देखने वाले थे। तो इनको यहाँ पे उसके ऊपर एक क्या किया, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर दिया। डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे क्या हो गया, तो कंट्रोल हो गया किस पे, तो पूरी अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी में। दूसरा, और इसी एक्ट ने क्या किया था ना कि पहली बार क्या किया था, सर्ट किया था कि ब्रिटिश पोजीशन की कंपनीज पोजीशन इज द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। जो भी तुम लोगों ने अभी तक टेरिटरी को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, वो सारी की सारी जो पोजीशन वो हमारी है, तुम्हारी नहीं है। उसके बाद जंप करेंगे हम लोग इस पे, चार्टर एक्ट 1833। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है। थोड़ा सा देखेंगे इसको। इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, ट्रेड जो मोनोपोली था इंडिया में कंपनी का, उसको खत्म कर दिया, एक्सेप्ट टी एच चाइना। मतलब जो अभी तक चाइना से ट्रेड और टी से ट्रेड, टी में ट्रेड और चाइना से ट्रेड अभी भी इनकी मोनोपोली बनी हुई थी, और बाकी जितनी भी कंपनी थी सारे अदर क्षेत्र में इनको अलाउ कर दिया गया था। दूसरा, 1 लाख रुपया दिया था इसने क्या, एनुअल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे, तो इंडिया में। और यहाँ से क्या होता है, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया स्टार्ट। नेक्स्ट एक्ट था हमारा वो क्या है, तो चार्टर एक्ट 1833। इसने क्या कहा, इसने क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन जो था वो एकदम क्या था, पीक पे था यहाँ पे। और जो बॉम्बे और मद्रास थे उनकी भी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको भी छीन करके किसको दे दिया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया। ठीक। और उसके बाद क्या करता है, कंपनी के जो ट्रेड था उसको पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, और सिर्फ क्या बनकर रह गई, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। नेक्स्ट एक्ट जो है वो हमारा वो क्या है, तो 1853। इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना होगा, हमें 2 चीजें इसमें बहुत फोकस करना होगा। पहला कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, दूसरा क्या किया कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस वाज द फर्स्ट एक्ट व्हिच सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अभी तक यहाँ पे 1833 इसके पहले जितने भी चीजें होंगी वो सब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वही देखता था, मतलब कि एग्जीक्यूशन का भी काम यही देखता था, लेजिस्लेशन काम यही देखता था। लेकिन पहली बार क्या होगा कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन को अलग अलग कर दिया जाएगा। ये अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। मतलब कि देखो, लोग वही थे लेकिन कुछ मेंबर्स को ये दे करके क्या किया, अलग कर दिया कि जब जब लेजिस्लेशन की जरूरत होगी तो वो बॉडी सिर्फ उस लेजिस्लेट के काम करेगी, और हम हमेशा के लिए वो एग्जीक्यूशन तो काम कर ही रहा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी तो हमेशा के लिए काम करेगी। लेकिन जब जब लेजिस्लेशन की बात होगी तो एक प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वहां पे अब लॉ बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि 1858, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने किया था, कंपनी के रूल को एंड कर दिया था इंडिया में, और कहा था कि नाउ इंडिया विल बी गवर्न इन द नेम ऑफ हर मजेस्टी। मतलब कि क्राउन के नाम पे यहाँ पे क्या होगा, तो इंडिया में अब गवर्नेंस किया जाएगा। चीजें ठीक हो गई। और इसने क्या किया था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अपॉइंट किया था, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको क्या किया, तो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी एक्ट थी जिसने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। देखो, अभी हमारे यहाँ भी पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है ना, इसमें क्या होता है ना कि मिनिस्ट्री होती है, और सब मिनिस्ट्री को अलग अलग क्या किया जाता है, तो डिपार्टमेंट दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये पोर्टफोलियो सेटअप वही है, बस उस वक्त छोटे लेवल पे काम करता था, अभी हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। और क्या किया था, इस एक्ट ने 3 इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कौन कौन थे, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड कैसे, मैंने बताया ना कि अभी जो 1833 था उसमें बॉम्बे और मद्रास का लेजिस्लेशन छीन लिया गया था और दे दिया गया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एक्ट ना क्या क्या फिर से रिस्टोर कर दिया उनके लेजिस्लेशन को। ठीक है, तुम लोग अपना फिर से अपना लेजिस्लेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक। और यहाँ पे इसने एक और चीज किया कि गवर्नर को थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बना करके उसको क्या किया, ऑर्डिनेंस पावर दे दिया। मतलब ये अब कोई भी ऑर्डिनेंस वो 6 मंथ के लिए क्या कर सकता था, इशू कर सकता था, और कोई भी बिल को भी क्या कर सकता था, क्राउन के लिए होल्ड करके रख सकता था। नेक्स्ट था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट एक्ट विच इंट्रोड्यूस क्या, तो
इनडायरेक्ट इलेक्शन, पहली बार क्या होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार जो काउंसिल थे उसको बजट पे डिस्कशन करने का भी क्या किया गया था, तो मौका दिया गया था। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी ये दो तरह का भी काउंसिल होगा ना, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा प्रोविंशियल लेवल पे, तो इन दोनों में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे इनको इंक्रीज कर दिया था, इनको इंक्रीज कर दिया था। तो यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर थे और यहाँ पे क्या थे, तो ऑफिशियल मेंबर थे, इनको जैसे के तैसे छोड़ दिया और यहाँ पे क्या किया, बस इसको इंक्रीज करके रख दिया। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या है हमारा। तो अब और देखो इसमें और कुछ देखेंगे, यहाँ पे आ गया हाँ। और पहले एक में हमने देखा था 1892 में कि उसने क्या किया था कि बजट को वो लोग क्या कर सकता था, डिस्कस कर सकता था। यहाँ पे बजट डिस्कस तो कर ही सकता था, उसके साथ साथ वो लोग क्या करेगा, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को भी पूछ सकता था और और बजट पे रेजोल्यूशन भी ये प्रेजेंट कर सकता था। ये बात बहुत अच्छा था। और पहली बार क्या किया कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को क्या किया, इंडियन को क्या किया, तो एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री मिली। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन में क्या हो रहा था, तो नॉमिनेशन मिल रहा था, लेकिन इस एक्ट ने पहली बार एक एग्जीक्यूटिव में भी, वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एक इंडियन को क्या किया, तो डायरेक्ट एंट्री मिली। और वो इंडियन कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज ए लॉ मेंबर। इस बात को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। अब देखते हैं इसने क्या किया। इसने क्या किया, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। डायरकी का मतलब क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट, एक तरह से डुअल गवर्नमेंट कह सकते हैं, डबल गवर्नमेंट। इसने क्या किया ना, एक रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। रिजर्व सब्जेक्ट क्या था, तो इसको गवर्नर अपने पास रखता था और वो गवर्न करता था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, तो गवर्नर का था। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट का था, जितने भी इंडियन मिनिस्टर्स थे, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनिस्टर थे, उनको उस पर क्या किया था, लॉ बनाने का, मतलब कि उनको उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का उसको दे दिया इनको कि ठीक है, इंडियन जो मिनिस्टर्स होंगे उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिया। और जो गवर्नर था, जो गवर्नर होगा उसके पास अभी भी क्या हो गया, पूरा अच्छा खासा रिजर्व सब्जेक्ट दे दिया उसको। ठीक, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया ये प्रोविंस लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे इसने क्या किया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक लेजिस्लेचर था, अब यहाँ पे क्या करेगा, दो स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी हमारे यहाँ कैसे है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, तो वहाँ भी क्या होता है, लोअर हाउस और अपर हाउस को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसको वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला था, या लेजिस्लेटिव या काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिस तरह से इसको आप जिस तरह मैंने सिर्फ बात यहाँ पर ध्यान रखना, जिस तरह से अभी हमारे यहाँ राज्यसभा है और हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा है, उसी तरह से वहां पर भी क्या किया गया, दो काउंसिल को, दो हाउस को इंट्रोड्यूस कर दिया। बस बात इतना ही ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया कि सेंट्रल लेवल पे ये इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये पावर को भी डिवीजन किया, डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। कैसे, उसने क्या किया कि जो भी पावर होगा उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया कि तुम्हारा ये एरिया होगा, तुम यहाँ पे अपना पावर को एडमिनिस्टर करो, और प्रोविंस जो होंगे उनको अपना अलग एरिया होगा, वो अपने पावर पे ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और ये प्रोविंस जो थे उनको क्या किया, वो बोला कि तुम क्या कर सकते हो, अपना खुद का अब बजट भी इनेक्ट कर सकते हो। देख रहे हो किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। 1892 ने क्या किया, बजट पे डिस्कशन करने का मौका दिया उनको। उसके बाद जो ये 1919 आता है, उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और बजट पे रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया कि बजट को ही सेपरेट कर दिया और कहा कि अब प्रोविंशियल अपना खुद का बजट तैयार कर सकते हैं। ठीक, और उसने क्या किया, कुछ ऐसे भी वो थे, क्या बोलते हैं कि ऑफिसेस, उसको भी इंट्रोड्यूस किया। क्या था ऑफिसेस वो, जैसे कि न्यू ऑफिसेस को भी क्या एस्टैब्लिश किया, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1926 में ये भी क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या इसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, जिसको वाइसरॉय हेड कर सकता है। क्या था ये, चैम्बर ऑफ, नाम ही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि जितने भी प्रिंस थे, सारे प्रिंसली स्टेट के जितने भी प्रिंस थे उसको यहाँ पर रखा जाता था, और उसको हेड कौन करता था, तो वाइसरॉय हेड करते थे। बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट जो कि है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने क्या किया कि अभी जो 1919 ने जो क्या किया था, ये डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था, इसको ये क्या करेगा, अबोलिश कर देगा, खत्म कर देगा। डायरकी को अबोलिश कर दिया और उसकी जगह पे क्या किया, प्रोवाइडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, तो डायरकी को खत्म कर दिया, उसके जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को दे दिया। और उसने क्या किया कि ऑल इंडिया फेडरेशन भी प्रपोज किया, जिसमें 3 लिस्ट होते थे,
कौन कौन लिस्ट होंगे, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, ठीक है, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, और ये 3 लिस्ट दिया। लेकिन इसको क्या हुआ ना, इस ऑल इंडिया फेडरेशन को, ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन होगा, पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया जिस पे ब्रिटिश इनका रूल था, और तुम्हारा ये प्रिंसली स्टेट, तो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया को मिला करके ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया था। तो लेकिन प्रिंसली स्टेट उसको क्या किया, ज्वाइन ही नहीं किया। जब ये ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा कैसे, नहीं बना, ये कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ ऑन द ग्राउंड। और इसने भी क्या किया था, कुछ न्यू ऑफिस को एस्टैब्लिश किया, जैसे कि फेडरल कोर्ट हो गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फेडरल रेलवे अथॉरिटी हो गया, और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी क्या किया था, इसने अपॉइंट किया था। तो ये रही ओवरऑल की ये सारे एक्ट्स हैं। और यहाँ पे आपका ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो ये तो सबको पता ही होगा कि इसने इंडिया और पाकिस्तान को क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया, तो पावर दे दिया कि ये जो चाहे जैसा चाहे वैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकती है इंडिया के हिसाब से। और दूसरा, जो पहले यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो माने इंडिपेंडेंस इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन बने, तो माउंटबेटन बने। तो ये तो चीज़ें उतनी ठीक है, ये तो सबको याद होता है। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। क्या देखते हैं कि देखो, अब कह रहा है कि विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। अभी बात किया ना कि पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, आप कमेंट में करके बताओ मुझे। उसके बाद कह रहा है कि अंडर विच एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश। तो फेडरल कोर्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, इस एक्ट ने एस्टैब्लिश किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो आप कमेंट, देखो ये कमेंट करने में आप कमेंट करने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा अथॉरिटी मिलेगी, आपके दिमाग को एक कमांड मिलेगा कि अभी जो तुमने डिस्कस किया है थोड़ा सा कमेंट करके देखो, गलत ही करो सही करो जो भी करो आप कर दो। इस तरह से क्या होगा कि आपको अगर आप गलत भी कर रहे हो तो मैं उस कमेंट को इम्प्रूव भी कर दूंगा, वहाँ पे मैं खुद कमेंट में इसका आंसर भी क्या करूँगा आपको बता दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपको भी थोड़ी सी, अभी मैं आपका आंसर बता दूँ, अभी तो डिस्कस कर ही रहे हैं, अभी आंसर बता दो तो फिर वो आपके माइंड को वो एक होता है ना कि वो एक किक नहीं मिलेगा आपके माइंड को ना, एक लिमिटेशन नहीं मिलेगा। और माइंड को कभी कभी रोकना बहुत, पढ़ते पढ़ते ना माइंड को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं ना, उससे माइंड को ना कुछ फायदा होता नहीं है। दैट्स कॉल्ड पैसिव स्टडी। हमें पैसिव स्टडी नहीं करना होता, हमें एक्टिव स्टडी करना होता है। तो एक्टिव स्टडी तभी करेंगे जब अपने माइंड को हम कभी कभी रोक दें, जो हम पढ़ रहे हैं रोक के पूछें, जो तुमने पढ़ा बताओ, पढ़े हो कि नहीं, याद है कि नहीं तुमको। तो जब तक रोकेंगे नहीं, हम वीडियो भी लाएंगे सेपरेटली, मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। तो यहाँ से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करो, गलत ही करो कोई बात नहीं, लेकिन करो, इससे थोड़ा सा दिमाग को स्टॉपेज मिलेगा आपको। चलो ठीक है। दूसरा, द टर्म जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इज एसोसिएटेड विथ विच एक्ट, कौन सा एक्ट था जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्या किया था, टर्म एसोसिएट किया था। दूसरा, नेक्स्ट, विच एक्ट इंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, कौन ऐसा एक्ट था जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को इंड किया था एक्सेप्ट टी एंड चाइना, इसको भी बताओ कमेंट में। उसके बाद करें कि विच चार्टर एक्ट गेव द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी बताओ मुझे, अभी सब डिस्कस किया हम लोगों ने। उसके बाद विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी, डायरकी का कौन ऐसा एक्ट था जिसने क्या किया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, बताओ उसको कमेंट में। उसके बाद करें कि विच एक्ट लिंक्ड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बताओ इसको, अभी हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। उसके बाद लास्ट है विच एक्ट प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन दैट वाज नेवर रियलाइज और मटेरियलाइज ऑन द ग्राउंड, इसके बारे में क्या करो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक। तो आप, और यदि कोई आपको दिक्कत भी है, कोई भी डाउट भी है इससे रिलेटेड, कुछ पूछना है आपको, तो भी मुझे कमेंट करना, मैं तुरंत आपके कमेंट को क्या करूँगा, टू द पॉइंट वहाँ पे रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा जो भी दिक्कतें हुई होंगी। तो ये रहा ओवरऑल की इस चैप्टर को हम लोगों ने कैसे किया। तो ये अगर आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि देखो ये मेहनत आप करते जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैंने जब किया तो मुझे पता ना कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत सा टाइम कंज्यूम करता है ये। तो यदि आपको ये मिल रहा है एक जगह पे सब कुछ बना करके, बस आपको क्या करना, पढ़ना है। मैंने बताया ना कि बस आप सिलेबस रख लो, लक्ष्मीकांत रख लो, ये नोट्स रख लो, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको पॉलिटी के लिए। तो ओवरऑल ये रहा हमारा जो लेक्चर जो हमने किया चैप्टर 1 हिस्टोरिकल ओपनिंग से लेकर के। अगर आपको ठीक ठाक लगे होंगे, कुछ इससे फायदा आपको अगर हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी क्या कर सकते हैं, तो शेयर करके बता सकते हैं इसके बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।